नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी के ऊपर बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आई है, तो लोगों ने कहा आज वीडियो बना के अपडेट कीजिए, क्या किया जाए, है वो क्या कर सकते हैं, नहीं है वो क्या यहाँ ले सकते हैं, क्या सारी चीज़ अपडेट कर दीजिए। बताइए आज की डेट में क्या व्यू निकल के आता है। तो हमें लगा इसके ऊपर एनालिसिस दे, क्योंकि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो, और आप जिन स्टॉक के रिगार्डिंग मुझे कमेंट करते हैं उन पे ही हम अगला वीडियो लाते हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट है, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, वो जरूर हमारी नजर में आता है और जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आ जाएगा। आगे जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है, किसी टाइप की बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करिएगा। ये सीखने, समझने और समझाने के लिए है। और मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर जो है वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आती है। अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो, और वहीं पे मैं स्टॉक ऑफ द वीक जो है हमारे टेक्निकल पिक वो वहां डालता रहता हूं। बट रिमेंबर, ये चैनल मनी मैटर्स सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस का है। इस पे मैं अपनी तरफ से कई एनालिसिस नहीं डालता हूं, वो वहीं पे मिलती है जहां मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट होते हैं। इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक पे बात करूंगा जिन पे आपके क्वेश्चन हो। हाँ, अगर उस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर देता हूं। चलिए बात करते हैं पॉलीकैब की। ये फिलहाल हमें इसका चार्ट नजर आ रहा है। देखिए, हम फंडामेंटल भी देखेंगे और इसके चार्ट को भी समझेंगे। न्यूज को मैं नहीं देखने वाला हूं, साफ साफ बता दूं क्या न्यूज है क्या नहीं। वो आईटी की रेड पड़ी है, कुछ और हुआ है, जो होता है हो जाए। चार्ट से बढ़कर नहीं हो सकता, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए चार्ट के अकॉर्डिंग, बस और कुछ नहीं चाहिए। न्यूज आती जाती रहती है, न्यूज पॉजिटिव होगी तो आपको बताएगी नहीं मैं पॉजिटिव होने वाली हूं, हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये चार्ट हमें दिख रहा है पॉलीकैब का। ये वीकली चार्ट है। अगर हम इसे ध्यान से देखें हमें पता चलेगा अभी फिलहाल पॉलीकैब जो है वो चल रहा है लगभग 39,000 के भाव के आसपास, 3900 के आसपास के भाव पे चल रहा है। 3900 का भाव है और स्टॉक अपने हाई से लगभग, अगर मैं करेक्शन देखना चाहूं तो 34% का करेक्शन जो है वो कर चुका है। अगर मैं इसको पीछे जाके देखूं तो 27% का करेक्शन इसने यहां भी किया था, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम स्टॉक गिरा है। 27%, 28% पहले गिरा। और इससे पीछे अगर हम जाएं और यहां पे देखें तो देखिए, दिस इज कोविड वेव फॉल। ये कोविड से पहले की फॉल है। एक तो यहां पे 23% स्टॉक गिरा था और कोविड के टाइम पे स्टॉक 51-52% अपने हाई से गिरा। गिरने के बाद उसने कुछ समय लिया और देन रिकवर करके वापस ऊपर भाग गया। सो इट इज नॉट लाइक कि वो फर्स्ट टाइम गिरा है। गिरने के हर बार रीजन अलग होंगे। आप क्या सोचते हैं हर बार सेम रीजन से गिरेगा? कभी कुछ रीजन आएगा, कभी मार्केट के साथ, कभी कुछ और। तो करे क्या, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के लिए हमें यह समझना होगा कि जो ये फॉल आई है इसके पीछे क्या कोई फंडामेंटल रीजन तो नहीं है। अगर फंडामेंटल रीजन है और कंपनी के रिजल्ट इंपैक्ट होंगे तब तो ये एकदम बेकार न्यूज होगी। अगर फंडामेंटल इंपैक्ट नहीं हो रहे, फंडामेंटल्स ओके हैं, कंपनी के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, या की मैनेजर के जो पर्सन है यानी एमडी हो गए, डायरेक्टर हो गए, उनको जेल वेल तो नहीं हो रही जो बिजनेस रन कर रहे थे, अगर ऐसा नहीं हो रहा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके, टाइम वाइज करेक्शन करके, प्राइस वाइज करेक्शन करके ऊपर भाग जाता है। लेकिन अगर पूरी फंडामेंटल या बिजनेस में ही दिक्कत आ गई और या जो कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर्स थे उनको जेल हो गई, जो कंपनी में अच्छा काम कर रहे थे उनको ही जेल हो गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फंडामेंटली। फिर कंपनी का उठना मुश्किल होता है। तो हमें वो चेक करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। लेट्स डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब चल रहे हैं हमारे सामने पॉलीकैब के फंडामेंटल। यहां देखिए, कंपनी 60,000 करोड़ की कंपनी है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी किस चीज में काम करती है? वायर्स, केबल्स और एफएमईजी बनाती है। एफएमईजी क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एफएमईजी बोला जाता है। तो 60,000 करोड़ की कंपनी है, 37 का पी चल रहा है। अगर इसकी इंडस्ट्री का पी देखें तो 42 के आसपास चल रहा है। आरओसी शानदार कहा जाएगा, आरओई शानदार कहा जाएगा। बुक वैल्यू कंपनी की 480 के आसपास है। डिविडेंड खास कुछ कंपनी का नहीं आता है। और बात करें प्रमोटर्स के पास तो लगभग 66% की होल्डिंग है। कुछ कम भी हुई है और वो ये करेंगे भी, धीरे धीरे आगे कम भी कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो नील है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। अनप्लेज है पूरी की पूरी होल्डिंग। प्रॉफिट की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है। ईपीएस काफी अच्छा माना जाएगा। पीजी रेशियो ठीक ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है। इन्वेंट्री टर्नओवर को देखो तो वो 5 के नीचे है, लेकिन मैं ठीक ठाक कहूंगा, ओके मानूंगा मैं इसको भी। यहां पर अगर हम बात कर लें कंपनी के पी की तो वो आपको दिख रहा है 37-38 के आसपास का। लेकिन हमें यह भी समझना होगा क्या ये पी पहले भी नहीं था, वो भी हमें समझना होगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, कंपनी का जो एवरेज पी रहा है, मीडियन पी, वो 34 का है। तो मैं इसे राइट नाउ ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकता, भले ही मैं अंडर वैल्यूड मानू ना मानू, ओवर वैल्यूड तो मैं नहीं कह सकता। आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि बिजनेस में क्वार्टर रिजल्ट क्या बोलते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं कि यहां पे लगातार जो है कंपनी की ग्रोथ मेंटेन है, नजर आ रही है। सितंबर के रिजल्ट आए हैं 4200 करोड़ की सेल्स, प्रॉफिट 430 करोड़ का, यानी इसको आप काउंट करें तो दिस इज 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन ही कंपनी का 10% है।
अगर इसको कंपेयर करूं पिछले साल से सेल्स काफी अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी काफी अच्छे हुए हैं, तो फंडामेंटली तो भाई साहब दिक्कत नहीं है। जून में बात कर लेते हैं, यहां पे 3900 करोड़ के लगभग की सेल्स, और पिछले जून में वो सिर्फ कम थी, यहां पे प्रॉफिट था 223 का, और अभी आ रहा है 400 प्लस का। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी 400 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, सो दिस इज अ गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% के आसपास इंटैक्ट है, मेंटेन है, ये भी अच्छा साइन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं होगा, कम भी होगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज कैसे करना है वो हम समझेंगे। पहले हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहां पे डिसीजन बना रहे हैं, पहले हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पीछे से भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ नजर आती है। यहां बात कर लेते हैं कंपनी के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट की, तो वो देखिए यही वाला आया है, और इससे पहले 428 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2023 में आया था। तो कंपनी के मुझे फिलहाल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नजर नहीं आती है। आगे बात करते हैं, यहां देखते हैं ईयरली पीएनएल। तो अगर ईयरली पीएनएल को देखेंगे, आप देखिए कंपनी किसी जमाने में सिर्फ 4000 करोड़ की सेल्स एक क्वार्टर में नहीं, एक ईयर में करती थी। राइट नाउ यही सेल्स एक क्वार्टर में होके 16000 करोड़ की ईयरली सेल्स करती है, और 1600 करोड़ का तो कंपनी प्रॉफिट ही ला रही है ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर। पीछे जाके देखेंगे तो 164 करोड़ का प्रॉफिट था 4500 करोड़ की सेल्स पे, और यहां से कंपनी आने वाले 8-9 सालों में 10 गुना से ऊपर का प्रॉफिट और लगभग 4 गुना से ज्यादा की सेल्स जो वो बढ़ा चुकी है। तो फंडामेंटली कंपनी की ग्रोथ इंटैक्ट है। रीजन क्या है? कंपनी 12-13% से नीचे के मार्जिन मेंटेन नहीं कर रही। 12-13% वो कम से कम मार्जिन मेंटेन कर रही है। टॉप लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है, और बॉटम लाइन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10% तो वो नेट प्रॉफिट घर पे लेके जा रहे हैं। यानी मैं आपको बोलूं कि आपका 100 रुपए का माल बिका और उसमें आपके खर्चे थे लगभग मान लीजिए 84 रुपीज के, तो घर में आपके 16 रुपए बचते हैं। उस 16 में से कुछ और खर्चे आपके दुकान के निकाल दो, तो फिर भी आप अगर 10 रुपए बचा रहे हो, यानी आपने 100 रुपए में से 90 खर्च करके अगर 10 रुपए नेट प्रॉफिट घर में बचाया है, तो ये कंपनीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10%, बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं, यहां पे ईयरली सेल्स ग्रोथ गजब की है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की गजब की है। लेकिन एक बात देखिए, यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ 52% है ट्रेलिंग 12 मंथ की, ये मेंटेन्ड नहीं रहती है, नीचे भी आता है। बहुत मुश्किल है इसका मेंटेन रहना लंबे समय तक, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमें पता है कि करेक्शंस विल बी पार्ट ऑफ दिस। यहां बात करते हैं पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस सीजीआर की, तो गजब रहे हैं 5984, मतलब कमाल के। लेकिन ये मेंटेन नहीं रहते हैं, वो नीचे आता है, करेक्शन करता है, उसका रीजन बनेगा और बन रहा है, तो ये अपने आप एडजस्ट होंगे। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शानदार है, 20% पे, दिक्कत नहीं है। यहां बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। प्रमोटर्स ने देखिए लगातार अपने माल को धीरे धीरे पब्लिक को चिपकाया है। पब्लिक को चिपकाया, कहीं भी आप कह सकते हो, FII को चिपकाया, लेकिन ये माल एक्चुअल में पब्लिक के पास देखिए ज्यादा नहीं गया। पब्लिक की होल्डिंग तो यहां से कम ही हुई है। यहां आप देखेंगे पब्लिक किसी टाइम पे 17% की होल्डिंग थी, वो पब्लिक की तो कम होकर 13.5% ही है। पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को भी आप देखिए लगभग इक्वल से हैं, 3 लाख के आसपास के काफी समय से मेंटेन है, और उतने ही शेयर होल्डर्स हैं, कुछ खास नहीं बड़े हैं। और यहां बात कर लीजिए FIIs की। FIIs ने यहां पे माल लास्ट क्वार्टर में उठाया है, DIIs ने यहां पे थोड़ा सा माल कम किया, और प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा माल कम किया है। पब्लिक का भी यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो माल कम हुआ है, तो बड़ा किसका है? खाली FIIs का बड़ा है, बाकी सब ने यहां पे माल कम किया है। FIIs ने यहां पे माल उठाया है, ये हमें नोट डाउन करना होगा। अब इसका मतलब क्या है? क्या इससे कोई डिसीजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, डिसीजन हम चार्ट पे ही समझ पाएंगे, इतना क्लियर करिए। और इस कंपनी का 18 जनवरी को रिजल्ट भी आने वाला है, 18 जन 2024 को रिजल्ट है। मैं उसके बाद भी एक वीडियो ला दूंगा आपके सामने। फिलहाल ये अर्जेंट अपडेट थी जो आप लोगों ने मांगी थी। आगे चलते हैं, यहां पर कंपनी का मार्केट शेयर देखिए, मार्केट शेयर वायर एंड केबल में 23% के आसपास है, अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, यहां पर कंपनी पैसे कैसे कमाती है? वायर एंड केबल से 88% एंड FMEG से 7% और अदर्स से 5% के आसपास की रेवेन्यू कंपनी लाती है। नेक्स्ट देखते हैं कहां से लाती है भाई? इंडिया से 90% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 10% के आसपास। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कंपनी के सेगमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स B2B है 65%। अब B2B में कौन है? जैसे अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, अंबुजा हो गया और KEI हो गया। इनको बहुत तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इस कंपनी के B2B बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस कंपनी को बहुत सी चीजें देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई हमारा जो है वहां पे आप लोगों के वायर केबल या फिर FMEG प्रोडक्ट लगेंगे। तो ये B2B हो गए। यहां पे बात करते हैं B2C, यहां पे जो डायरेक्ट कंज्यूमर होता है उसके थ्रू आता है B2C चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस कंपनी का
B2B में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी है। अब इसका मतलब ये नहीं B2B में खाली कंपनियां ही हैं, नॉर्मल भी है, जैसे और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पार्टनर्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों के नाम है इसलिए आपको बताए हैं। यहां पर चलते हैं आगे। आगे देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 96% वायर एंड केबल करती है और FMEG या अदर से सिर्फ 4% की रेवेन्यू कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे इस कंपनी के चार्ट पे, क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। अब हमारे सामने चल रहा है पॉलीकैब का चार्ट। दिस इज द वीकली चार्ट। डाटा में दिख रहा होगा कि यहां पे सीधा सीधा टूटा है स्टॉक, हमने इसको हटाया यहां से, कन्वर्ट करेंगे इसको मंथली चार्ट पे, फिर बात करेंगे कि आज की डेट की सिचुएशन मंथली, वीकली, डेली पे क्या है, फिर बात करेंगे कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है, अगर है तो लेना है तो नहीं लेना, तो सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो ये आपको दिख रहा है इस कंपनी का मंथली चार्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पर जो एक करेक्शन आया था कोविड के बाद, उसके बाद इसमें मेजर करेक्शन प्राइस वाइज नहीं आया था, ये सीधा राइज आया। देन स्टॉक ने क्या किया, दिस इज टाइम वाइज करेक्शन, ये टाइम वाइज करेक्शन था, टाइम वाइज करेक्शन। अब एक थोड़ी सी आप बुद्धि यूज करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि कोई कंपनी यहां पर थी लगभग 1200 रुपए की, 1200 रुपए का स्टॉक यहां से हो गया कितना, लगभग 6000, तो मैं मान के चलता हूं 3.5 या 4 गुना, पौने 4 गुना के लगभग ये स्टॉक जो है वो हो गया था। यहां पर जब था स्टॉक तो लगभग 2x हो रखा था, 2x स्टॉक हो गया। अब यहां से जब स्टॉक जो है इतना आया है, उसके बाद इसको बहाने चाहिए करेक्शन के लिए, वो बनते हैं। यहां पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ लेकिन प्राइस वाइज मिसिंग था। अब प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों हो सकते हैं, इस बात के चांस हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट नाउ मंथली चार्ट क्या है, क्लियर नेगेटिव है। मंथली चार्ट क्या हो गया, एक बार नेगेटिव हो ही गया, उसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि यस मंथली चार्ट इज नेगेटिव। और अगर बात करें हम ऊपर की तो देखिए लगभग 4490 और 4500 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा मंथली चार्ट पे सबसे पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है 4815 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस होगा। अब एग्जैक्ट इन प्राइस पे नहीं होगा, इसके आसपास है, वो हमें समझना होता है डेली चार्ट पे उस टाइम पे जब ये आता है तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक के लिए 3600 से 3200, देखिए 3600 से 3200, ये एक जो है वो काफी अच्छा डिमांड जोन रहेगा। व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी अ डिमांड जोन। अब यहां आएगा नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो चार्ट एडजस्ट हो रहा है, न्यूज को एब्जॉर्ब करेगा, एडजस्ट होगा तो सारी चीजें होंगी। 3900 के आसपास अभी खड़ा है, देखते हैं क्या करता है। तो अभी डिमांड जोन जो है वो यहां पर है 3600 से 3200 के आसपास, ये सबसे बड़ा डिमांड जोन है, अच्छा डिमांड जोन है। उसको तोड़ता है तो फिर ये बिग डिमांड जोन यहां पर आपको दिख रहा है, जो कि 2000 से लेके करीब 2500-2600 के आसपास तक का क्रिएट होगा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, तो वीकली चार्ट पे आप ध्यान से इसको समझिए। वीकली चार्ट पे सेम लेवल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने बताया, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सेम लेवल इंपॉर्टेंट है। वीकली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, वीकली का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। लेकिन क्या नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है पॉजिटिव नहीं होगा, हो सकता है। और एक चीज और क्या है, ओवरसोल्ड है। क्या है, ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड है तो दो कंडीशंस होती है कि या तो शेयर जो है वो रुक जाए, क्या करे, रुक जाए, या फिर ऊपर जाए, दो कंडीशन होती है। यानी या तो रुक जाएगा, गिरावट रुक जाएगी, मतलब गिरावट थम जाएगी ऐसे, या फिर शेयर यहां से रिकवर करेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इसके पास रहने वाले हैं। अभी हम खाली ट्रेंड की बात कर रहे हैं, करना क्या है वो बात नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास वीकली चार्ट का डाटा है। यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां एक छोटा सा सपोर्ट नजर आता है जो कि 3600 से 3450 के आसपास नजर आता है। ये एक छोटा सा सपोर्ट है, ये भी तोड़ता है तो फिर स्टॉक के लिए और दिक्कतें खड़ी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब और देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट क्या बोलता है। हैव अ लुक एट डेली चार्ट, काफी अच्छी पिक्चर हमें समझ आएगी। ये हमने कन्वर्ट किया इस कंपनी का डेली चार्ट, और यहां पे हमें इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, वो भी अभी टूटी है, और ये लाइन भी है वो आपको दिखेगा कैसे टूटी है। अच्छे खासे यहां पे क्या हुए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्यों, कभी भी कोई शेयर जैसे मान लीजिए यहां बॉक्स के अंदर था, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है, और अगर यहां से ब्रेकडाउन करता है इसका मतलब माना जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लोगों में अच्छे खासे से, और अब जो स्टॉक है यहां पे खड़ा है। यहां इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमारे सामने यही निकल के आता है, जो आप 4490 से 4500 की रेंज मान सकते हैं। इसके ऊपर ही स्टॉक में बियर्स की ग्रिप जो वो कमजोर होगी, तो बुल्स की ग्रिप नहीं बन रही, बैट्स की ग्रिप कमजोर उस लेवल के ऊपर होगी, तब तक तो नहीं होने वाली।
ये हमें समझना होगा। और आज का जो यहां पे बना हुआ है ये सेटअप, ये काफी नेगेटिव है और 3800 के आसपास स्टॉक ने अभी तक सपोर्ट लिया है। 3800 का अभी तक स्टॉक ने लो बनाया है। इसको तोड़ने के बाद आप डेली चार्ट पे यहां पे सपोर्ट देख सकते हो। ये जो सपोर्ट है हमारे सामने लगभग 3600 रुपए से, जो मैंने आपको बताया कि 3400 रुपए डेली चार्ट पे, और पूरा लंबा देखें तो 3600 से 3200 के ऊपर पूरे ये वाले जो जोन है वो डिमांड जोन होगा। सबसे पहला यहां पे सपोर्ट कौन सा है मैं आपको बता ही देता हूं। यहां पे 3600 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है, फिर 3400 है और फिर 3200 है। ये 3 सपोर्ट है, इनको हमें नोट डाउन करना है। अब करना क्या है इनका वो आगे की बात है, लेकिन पहले सपोर्ट नोट डाउन कर लेने हैं। आगे चलते हैं इसमें कि अब करना क्या है, उसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे इसका वीकली चार्ट। सो लेट्स हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट हमारे सामने आए। अब बात करते हैं करना क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं, आइए ध्यान से। हम केस स्टडी कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि अगर किसी के पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। आइए बात करते हैं। यहां पर देखते हैं कि ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं यहां पे ऑलरेडी, तो हम क्या कर सकते थे, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते। मैं मानता हूं हम अगर ऊपर से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं कि स्टॉक अभी तक कितना टूटा, 34%। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि फंडामेंटली कोई इश्यू है क्या अभी तक का, तो अभी तक का तो नहीं है, फंडामेंटली ओके है। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल क्या है, टेक्निकल नेगेटिव है, अभी फिलहाल क्या है, नेगेटिव है। और कंपनी के सेंटीमेंट की बात करें, सेंटीमेंट इन द सेंस कि अभी फिलहाल मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है वो भी नेगेटिव कंपनी के लिए निकल के आ रही है। अब कोई ऊपर से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 34% स्टॉक नीचे आ गया है, और अगर यहां पर ऐसी सिचुएशन में वो अगर चाहता है कि मैं निकलूं तो अभी निकलना चाहिए, फिलहाल आंसर होता है नो, वेट फॉर अ बाउंस बैक। क्योंकि ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस बैक आता है, तो अगर उस टाइम आपको निकलना है, पैसे चाहिए, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एंड रेडी टू एक्यूमुलेट मोर, आप रेडी टू एक्यूमुलेट हैं कि नीचे आता है मानो 3200, 2800, 3000 कहीं भी आता है, तो आप एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हैं कि मैं 2-3 साल और बैठ सकता हूं, एक्यूमुलेट कर सकता हूं, तो आपके लिए फिर एक चांस होगा कि आप तो पहली बात तो गलती करी, ऊपर के प्राइस पे फंसे। क्यों गलती करी, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे क्या मार्केट में। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। जो स्टॉक नीचे से ऑलरेडी 10 गुना हो गया, उसी में जाके हमें अपना हाथ फंसाना है क्या? क्यों भाई, पहले से ऑप्शंस नहीं है क्या हमारे पास? जो गिरे हुए हैं उनको देखो ना, जो ऑलरेडी चल चुके हैं उनको देखने का क्या फायदा। अब ये गिर रहा है ना, अब ये बुल्स के रडार पे आएगा। कौन से बुल्स के रडार पे आएगा? जिनको बैठना है दाव लगा के कि हम लंबा राइड करेंगे, वो अब लेंगे इसको। ऐसे थोड़ी लेते हैं कि चल रहा है तो ले लेता हूं। कई लोग मैसेज करते हैं, सर ये स्टॉक देखो 5000 का 5500 आ गया, अब तो लेना ही पड़ेगा, ये तो भागते ही जा रहा है। ओ मेरे समझदार भाई, 5000 का 5500 आना सिर्फ 10% बढ़ना होता है। 500 रुपए बढ़ना मत देखो, 10% बढ़ा है वो, तो क्या हो गया? 10% मूव तो ऐसे ही मिलते हैं मार्केट में। क्यों 10% के लिए अपनी खराब कर रहे हो, यहां पे पूरा पोर्टफोलियो बिगाड़ रहे हो? अब बिगड़ गया तो फिर एक ही इलाज है कि रेडी टू एक्यूमुलेट, कोई इलाज नहीं है। और फिर भी अगर बेचना चाहो तो बाउंस बैक आए तब सोचना, जब कोई इंडिकेशंस आपको 4800 पे 5000 पे तब सोचना। यहां पे बेच के तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड वालों के लिए था। सेकंड चीज हो सकती है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड, हम नीचे से हैं, तो अभी हम क्या करें? तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपका ट्रेंड जो है इस लेवल के आसपास पहले छोटा नेगेटिव हुआ और इस लेवल के आसपास ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। आपके लिए भी सेम व्यू रहेगा कि अगर आप वेट करना चाहो, निकलना है, तो भी ऊपर के बाउंस बैक का वेट करना होगा। और कुछ पार्टली प्रॉफिट भी किसी को बुक करना हो, मानो मेरे पास नीचे से लिया होता और मेरे को पार्टली प्रॉफिट बुक करना था, मैंने अभी तक नहीं किया, तो जैसे ही यहां से थोड़ी बहुत बाउंस बैक आएगी और मुझे कुछ इंडिकेशन आएंगे तो मैं वहां पार्टली प्रॉफिट बुक कर लूंगा या अपनी कॉस्ट निकाल लूंगा, बाकी के शेयर छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने अभी तक कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया और अभी मैं यहां सोच रहा हूं यहां बेचूं, तो उसमें कोई समझदारी नहीं है। और मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं तैयार हूं कि नीचे आएगा तो और ले लूंगा इन भाव पे, 2800, 2600, 2000 कहीं भी है, मैं ले लूंगा, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ किसको है? जिसकी मेंटेलिटी ही क्लियर नहीं है कि लिया क्यों है, कितने टाइम तक रखना है, किस पर्पस से लिया है, कैसे बुक करना है, कितना फ्री वाला छोड़ना है, वो पता ही नहीं है, वो परेशान है। यहां पे आगे बात करते हैं। अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब लोगों के दिमाग में यही है कि फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, ये बताओ। देखो ये बात करते हैं हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट की। देखो मैं अपना बताता हूं सबसे पहले, इस प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना? फंडा देखना। फंडा क्या बोलता है? आई एम ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फंडा भी करेक्शन बताएगा आगे। टेक क्या बोलता है? टेक बोलता है आई एम नॉट गुड, अभी गुड नहीं हो, लेकिन हाँ ओवरसोल्ड जरूर हूं। क्या हूं? ओवरसोल्ड हूं, तो बाउंस बैक तो लूंगा, बाउंस बैक तो यहां से आएंगे, ऐसा तो नहीं आएंगे नहीं। ओवरसोल्ड हूं, तो यहां पर एक क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा, अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं कि वन टाइम बाय कर लूं क्या? इज देयर एनी सिनेरियो कि मैं यहां पे वन टाइम बाय करूं? आंसर इज नो। देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ बॉटम, देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ न्यूज डाउन, अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, तो वन टाइम बाय को तो नो।
अब सेकंड चीज होगी, यहां पर मुझे एक चीज और पता चलती है कि मैं क्या पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकता हूं, पार्ट्स में एक्यूमुलेट, पार्ट्स एक्यूमुलेट में लिखता हूं, एक्यूमुलेट क्या कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा यस, तो इसका मतलब यह है कि ये फटाफट ऊपर भाग जाएगा, नो, पार्ट्स में एक्यूमुलेट कौन करेगा, जो कि आने वाले कम से कम 2-3 साल यहां पे टाइम देने को तैयार हो, उसे ही एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए, वरना नो, कम से कम 1 साल, 1 से 2 साल तो कम से कम मान के चलो, 2-3 भी छोड़ दो, कम से कम 1 से 2 साल तो जो एक्यूमुलेट करने के बाद बैठ सके उसके काम का है फिलहाल। क्या उसके काम का है जो एक बार में ले ले और यहां से ऊपर आ जाए, नहीं है। हाँ ये जरूर होगा कि यहां से बाउंस बैक आएगा तो कई लोग रोना चिल्लाना शुरू करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। 39 का 42 आ गया, ले लेते तो अभी रिटर्न अच्छा बन जाता, 300 रुपए भाग गया, ओ बाबू 300 रुपए भागा नहीं है, वो 9% भागा है, 300 रुपए नहीं 9% भागा है। 9% के लिए इसमें क्यों जा रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है बाबू, क्यों जा रहे हो इसके अंदर, समझो इन चीजों को। तो यहां पर 1-2 साल का विजन हो, पार्ट्स में एक्यूमुलेट करने को कोई तैयार हो कि नीचे आ जाए 2000 तो भी एक्यूमुलेट कर लूंगा, उसके काम का है, वरना नहीं है। क्या यहां पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो भी बना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो भी बना है, आंसर है नो, अभी नहीं बना। बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मतलब होता है जब कोई अच्छी कंपनी अपने हाई से मेरे हिसाब से कम 50 से 70% नीचे आ जाए। अब ये आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, कम से कम 50% नीचे आती है कोई बढ़िया कंपनी, क्वालिटी कंपनी, तब मेरे लिए वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बनता है। कम से कम 50% नीचे, तब हम उसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मानते हैं, लेकिन ये फिलहाल वो भी नहीं है। अब यहां से स्टॉक के लिए एक्यूमुलेट करने वाले जरूर देखेंगे, बाकी जो है उनको यहां पे वन टाइम लेकर बैठना है, तो वो ध्यान रखें कि फिलहाल सिचुएशंस नहीं है। बाकी आपके लक है, तुक्केबाजी में काम करना तो कहीं भी कर लो कि चलो यहां से हमने वन टाइम लिया, मानो यहीं से स्टॉक ऊपर भाग गया, हम तालियां बजाने लगे, हे हमारा देखो भाग गया, हमने बॉटम पे पकड़ा, बहुत अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट द मेथड। किसी दिन बॉटम पे ऐसा पकड़ में आएगा कि फिर बॉटम ही बॉटम लगता जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। तो मेथड से चलेंगे तो ये मेथड है जो भी फ्रेश वाले यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये फ्रेश वाले अभी फिलहाल यूज कर सकते हैं। मैं क्लियर हो गया। अब यहां से आगे बात करते हैं, यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, क्योंकि कईयों को तो स्विंग करनी है ना, अभी स्विंग ट्रेड है क्या, तो मैं आपको बता दूं आंसर है नो, क्लियर नो, स्विंग ट्रेड फिलहाल तो नहीं है, आंसर है नो, क्लियर नो। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि भविष्य में कोई स्विंग ट्रेड बन सकती है, बट वेट फॉर सेटअप। अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं बना है, वेट फॉर सेटअप। अब ये सेटअप सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आना पड़ता है, अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। और फिर भी लोग क्या करेंगे आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ लेंगे, थोड़े टाइम बाद यहां 4200, 4400, 4500 के आसपास जाएगा ही जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कभी ना कभी जाएगा, जाके बोलेगा हाँ हाँ हमने देखो कमाया, हमने स्विंग कर लिया, पॉलीके में गिरे हुए मार्केट में स्विंग कर लिया। भाई साहब इसी में क्यों करना, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसी में करना क्या जरूरी है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। बहुत अपॉर्चुनिटी स्विंग करनी है तो जहां सेटअप है वहां कर लो, लेकिन लोग ऐसी गलती भी करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको बता देता हूं। फिलहाल पॉलीके में मेरा डिस्क्लोजर ये लिख देता हूं मैं यहां पे, मेरा डिस्क्लोजर ये वाला देखो। क्या पॉलीके में मेरी कोई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग नो। क्या पॉलीके में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है फिलहाल, आंसर नो। अभी ना तो मेरी ट्रेडिंग है ना मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी शेयर फिलहाल नहीं है। क्या मैं यहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं, ये भी जानना चाहते हो, बता देता हूं, आंसर इज नो। अभी फिलहाल नो, नो और नो। अच्छा सर अगर ये स्टॉक यहां से 5000 चला गया तो आपको अफसोस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो रिटर्न कितना हुआ 20-25%, उसके लिए तो मैं बढ़िया कंपनी देख सकता हूं इससे अच्छी जो नीचे मिल रही है मुझे। यही क्यों, सिंपल सी बात है, अभी नहीं। हाँ कब करेंगे, जब ये अपनी यहां पे मेरे हिसाब से कोई टाइम वाइज और प्राइस वाइज सेटअप पूरा कर देगा, तब मैं सोचूंगा कि हाँ टाइम वाइज और प्राइस वाइज सेटअप बन रहा है, करेक्शन हो चुका है, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, ये स्टॉक अगर यहां से काफी नीचे आता है तो मैं सोचना शुरू करूं और उसके बाद देखूं, नहीं आता है तो जैसी आराम, अपने क्या दिक्कत है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक से मैंने कोई इश्क मोहब्बत शादी नहीं करी, कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी खराब नहीं है, ध्यान रखो, कंपनी मस्त है, मतलब जबरदस्त है। यही अगर मुझे 2000 के आसपास मिल जाए या उसकी वैल्यूएशन के आसपास मिले ना, मैं छोड़ू ही ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस कंपनी के ऐसे वैल्यूएशंस देख के, लेकिन वो आएंगे नहीं 2000 वाले, मुश्किल है। आता है तो मैं ना छोड़ूं, ये बात पक्की है, अगर आए तो मैं ना छोड़ूं, मैं उस टाइम पे आपके सामने अपडेट करूंगा और मेरे सेटअप को देखूंगा। कंपनी जबरदस्त है, कंपनी को हम ये नहीं कह सकते कंपनी खराब है, जबरदस्त फंडामेंटल्स है, एक नंबर फंडामेंटल्स। लेकिन एक नंबर फंडामेंटल होना और अपने सेटअप पे काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। ये मेरे सेटअप पे भी नहीं आई है,
सेटअप पे आएगी तो मैं ज़रूर इसको आपके साथ शेयर करूंगा। और फिलहाल जिसको जो करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मेरी तरफ से सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और उसके रिगार्डिंग किसी की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करके इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, मेरे साथ कॉल शेड्यूल करा सकते हैं। व्हाट्सअप यहाँ पे इस नंबर पर आप सारी चीज़ कर सकते हैं। और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, डायमंड मेंबरशिप और एसटीपी मेंबरशिप। एसटीपी चार्ट स्कैनर क्या है मैं समझा देता हूं। एसटीपी चार्ट स्कैनर में हम सिर्फ आपको ब्रेकआउट या रिवर्सल के चार्ट पोस्ट करते हैं। अगर आपको चार्ट की नॉलेज है तो ही उस मेंबरशिप को लीजिए, वरना मत लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं बाय सेल की रिकमेंडेशन देंगे और वो लेते हैं। मत लीजिए भाई साहब, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। चार्ट की थोड़ी बहुत समझ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं तो उसको लो, उससे सीखो, उसको सीखने के काम में लो। अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो आपका रिस्क है, आप अपने एडवाइजर से बात करिए। लेकिन हम चार्ट अच्छे अच्छे आपके सामने शेयर करते रहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, जिनको आप लर्न कर सकते हो, उन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। बट बाय सेल की रिकमेंडेशन की उम्मीद हमसे फिलहाल ना करें तो बेटर होगा। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग किसी भी जानकारी के लिए कॉल करना होगा तो शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में इस नंबर पर कॉल करिए, अदरवाइज आप व्हाट्सअप करेंगे तो बेटर होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।